हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ वो हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हिंदी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसको पढ़कर पेपर में आपको आसानी होगी। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 121 से लेकर 128 तक की, जो कि हमारा इस गद्यांश से लिया गया प्रश्न है। आइए गद्यांश को पहले हम केयरफुली रीड कर लेते हैं जल्दी से। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण हो जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एक और तो रुचि और उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, वह तो वही जो संपन्न हैं उनके पास समय का अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी है। पिछले वर्ष देश के गरीब और स्कूल ना जा सकने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए ई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए swayam.gov.in वेब पोर्टल की शुरुआत की गई। इससे बच्चे की ऑनलाइन शिक्षा पा सकेंगे और उन्हें किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इस पोर्टल की विशेषता यह है कि इससे छात्र मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सहित तमाम पाठ्यक्रम की पढ़ाई घर बैठे कर सकेंगे। इससे छात्रों को घर बैठे ही सर्टिफिकेट और डिग्री भी हासिल होंगे, जो किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति लोगों का बढ़ता उत्साह देखकर कहा जा सकता है कि भारत में इसका भविष्य उज्ज्वल है। यही कारण है कि अब अधिकतर शिक्षण संस्थान इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। पढ़ाई का बढ़ता खर्च और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेजों का चुनाव, प्रवेश परीक्षा और फिर एक साथ मोटी फीस चुकाना युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। भारत में केवल अब 12% छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई है, देखी जाती है। ऐसे में किसी देश की भाषा सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा सीखने से उस देश की संस्कृति तथा अन्य बातें समझी जा सकती हैं। इसलिए भारत के प्रति भी रुचि बढ़ी है और इन्हीं सीखने सिखाने की मांग भी बढ़ी है और हिंदी सीखने सिखाने की मांग भी बढ़ी है। यह भारत के लिए, विशेषकर हिंदी भाषा के लिए शुभ संकेत है। आइए चलते हैं, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ाने का उपकरण का कारण नहीं पूछा है, तो ध्यान से इसके लिए ऑप्शन पढ़िएगा। पहला है अधिकतर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं। दूसरा है महंगी होने के कारण पढ़ाई में खर्चा बढ़ता जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। डी ऑप्शन है अधिकतर छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता। तो इन चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 121 का, वो क्या होगा कि विश्व में अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 122 की ओर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि पहला ऑप्शन है आज एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। दूसरा ऑप्शन कहता है ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवतियों को आकर्षित करता है। तीसरा ऑप्शन है लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती है। और डी ऑप्शन कहता है अधिकांश युवक किन्हीं कारण से विश्वविद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 122 का डी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालयी शिक्षा से क्या हो जाते हैं, तो वंचित रह जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर। और ये कहता है कि गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है आज एक दूसरे को, दूसरा है समझने जानने की जिज्ञासा भी, थर्ड है लोगों में बढ़ी हुई, और फोर्थ है देखी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सेकेंड वाले में, बी ऑप्शन कहता है थर्ड वाले में, सी कहता है 4 वाले में, डी कहता है 1 वाले में। तो प्रश्न नंबर 123 का डी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा,
यानी वन वाले में आज एक दूसरे को, ये हमारा सही उत्तर होगा, इसमें ही अशुद्धि है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द का क्रमशः क्या है, ये दोनों शब्द तो बताना है। पहला है तद्भव, दूसरा है आगत, तीसरा है आगत और तत्सम, तीसरा है तद्भव तत्सम और चौथा है तत्सम तद्भव। तो क्या है ये दोनों वर्ड, ये बताने हैं। तो जो है प्रश्न नंबर 124 के लिए हमारा बी वाला उत्तर, यानी पहला ऑनलाइन जो है वो आगत है और शिक्षा हमारा तत्सम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 124 का बी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलते हैं 25 पर, और 25वां प्रश्न कह रहा है कि उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः हैं। तो क्या है, पहला है उप इता, दूसरा है उ गीता, तीसरा है उप ता, चौथा है ता उप। तो प्रश्न नंबर 125 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, उप प्लस ता। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 126 की ओर। ये कहता है कि आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कारण बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है गरीब आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते, दूसरा कहता है उपयुक्त व्यवस्था का सरकारीकरण नहीं हो गया है, तीसरा कहता है बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है, और डी वाला ऑप्शन है गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 126 का सी वाला, बाजारीकरण के कारण शिक्षा क्या हो गई है, महंगी हो गई है। तो ये सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 127 की ओर। ये कहता है ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, दूसरा है मैनेजमेंट इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा, तीसरा है गरीब और साधनहीन लोगों के लिए शिक्षा, और किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त शिक्षा। तो प्रश्न नंबर 127 का ए वाला ऑप्शन घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा होता है, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का मतलब। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 128 की ओर। ये कहता है भारत के लिए शुभ संकेत है, पहला है शिक्षा का बाजारीकरण, दूसरा है हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ना, तीसरा है निःशुल्क व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था, चौथा है ऑनलाइन शिक्षा। तो प्रश्न नंबर 128 का बी वाला उत्तर यहाँ पर हिंदी सीखने सिखाने की जो मांग बढ़ी है, ये भारत के लिए शुभ संकेत है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 129 से 35 की ओर, जो कि पद्यांश गद्यांश से ही, दूसरा भी यहाँ पर गद्यांश ही है और गद्यांश से ही लिया गया प्रश्न है। आइए गद्यांश को जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमारे व्यवहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है कि हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हम लोगों को प्यार करते हैं तो लोग भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन यदि हम लोगों से घृणा करते हैं तो वो भी घृणा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि हम सब साथ सहयोग करते हैं अथवा ईमानदार बने रहते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति सहयोगात्मक और ईमानदार हो जाते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। हम जैसा स्वभाव विकसित कर लेते हैं वैसी ही चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती हैं। गंदगी मक्खी को आकर्षित करती है तो फूल तितली को आकर्षित करती है। यदि हम स्वयं को फूल जैसा सुंदर सुवासित मसड़ व रंगीन अर्थात सुंदर गुणों से युक्त बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि समाज के सुंदर गुणी व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संपर्क में केवल अच्छे लोग ही आएँ तो हम स्वयं को उनके अनुरूप बनाना होगा, दुर्गुणों में नहीं सद्गुणों में। अपने व्यवहार को व्यवस्थित व आदतों को अच्छा करना होगा, अपनी वाणी को कोमल व मधुर बनाना होगा, केवल मात्र बाहर से नहीं मन की गहराइयों से स्वयं को सुंदर बनाना होगा। यदि हमारी बाहरी स्वरूप से नहीं वरन मन से सुंदर बना पाते हैं तो विचार और कर्म स्वयं ही सुंदर हो जाएंगे। जीवन रूपी सितार ठीक बजने लगेगा कि प्रति सत्यम शिवम सुंदरम का आकर्षण बढ़ने लगेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 129 की ओर। प्रश्न नंबर 129 क्या कहता है, ये कहता है कि अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। पहला कहता है केवल मात्र बाहर से नहीं, दूसरा है मन की गहराइयों में, तीसरा है स्वयं को सुंदर
और चौथा है बनाना होगा। तो इन 4 में से कौन सा सही उत्तर है ये हमें चुन के बताना है। तो पहला ऑप्शन इसके लिए है 2, दूसरा कहता है 3, तीसरा कहता है 4 और डी ऑप्शन कहता है 1। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 129 के लिए, तो प्रश्न नंबर 129 का जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला सही उत्तर होगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। और प्रश्न नंबर 130 कहता है कि अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा। पहला ऑप्शन कहता है अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। दूसरा है वाणी कोमल और मधुर हो जाएगी। तीसरा है दुर्गुण सद्गुणों में बदल जाएंगे। और डी ऑप्शन है जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 130 के लिए सही उत्तर ए वाला होगा, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। पहला ऑप्शन सही है। आइए चलते प्रश्न नंबर 131 की ओर। ये कहता है कि हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम, पहला है सुखी जीवन व्यतीत करें, सबसे अच्छा व्यवहार करें। तीसरा है बाहर से नहीं भीतर से भी अच्छे बने। और चौथा ऑप्शन है वीणा और माड़ी से मधुर स्वर निकालें। तो प्रश्न नंबर 131 का बाहर से नहीं बल्कि भीतर से क्या करें, अंतर्मन से हम अच्छे बने। चलते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर। ये कहता है लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन इसके लिए है फूल गुणवानों को आकर्षित करते हैं, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। तीसरा ऑप्शन है गंदगी मक्खियों को आकर्षित करती हैं। और चौथा ऑप्शन है चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। तो प्रश्न नंबर 132 का बी वाला उत्तर सही होगा, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है जैसा वो होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 133 की ओर। फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है। पहला है रंगीन, दूसरा है मृषण, तीसरा है आकर्षित, चौथा है सुवासित। तो प्रश्न नंबर 133 के लिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। ये कहता है निम्नलिखित शब्द युग्मों में उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। पहला है सद्गुण दुर्गुण, दूसरा है आकर्षण विकर्षण, तीसरा है सुंदर सुंदर, चौथा है रूप स्वरूप। तो प्रश्न नंबर 34 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं 135 पर। 135 कहता है कि फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक क्या सिद्ध करना चाहता है। तो पहला ऑप्शन है हमें जीवन को तितली जैसा बनाना चाहिए, भले लोगों को फूल और तितलियाँ प्रिय होते हैं। तीसरा कहता है गुणीजनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। और चौथा है तितली फूलों की ओर आकर्षित होती है। तो प्रश्न नंबर 135 का सी वाला ऑप्शन गुणीजनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 136 की ओर, जो कि पेडागॉजिकल क्वेश्चन है 136 से 50 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला प्रश्न यानी कि 136वां प्रश्न है वो क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। पहला है बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। दूसरा है जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। सी ऑप्शन है तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। रूप बदलकर बादल किसान के कौन कौन से सपने को साकार करेगा। तो प्रश्न नंबर 136 का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाइए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 137 की ओर। ये कहता है अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न किस प्रकार का है। तो पहला है कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है। दूसरा है कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। तीसरा कहता है कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। चौथा है मनोरंजन का साधन है। तो 137 का बी वाला यानी बहुभाषिक को, तो बी ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। पहला है अवलोकन, दूसरा बातचीत, तीसरा जांच सूची, चौथा है पोर्टफोलियो। तो 138 का सी ऑप्शन सही होगा, जांच सूची। चलते हैं 139 पर। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, पहला है आगमन, दूसरा है सूत्र, तीसरा है भाषा संसर्ग और चौथा है निगमन विधि। तो इन 4 विधियों में से आगमन विधि का वो प्रयोग करती हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। 140 कहता है 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चे के गलत शब्द के नीचे शब्द का ठीक रूप लिख कर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य। तो पहला ऑप्शन है
शब्दों की सही वर्तनी जानकारी देना, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना। और डी कहता है बच्चों को उनकी गलतियों का अनुभव कराना। तो प्रश्न नंबर 140 का सही ऑप्शन होगा अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। 141 की ओर चलते हैं। ये कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक पूछा है। पहला है अपने बचपन की ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। अगर तुम्हारे घर में किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना लें तो तुम क्या करोगे? बी ऑप्शन है। सी है नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। डी है कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। तो प्रश्न नंबर 141 का डी ऑप्शन सही है, अधूरी कविता को अपने शब्दों में पूरी करिए। चलते हैं 142 की ओर। कहता है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। पहला है सूत्रलेख का कार्य, दूसरा है कहानी पढ़कर सवाल बनाना, तीसरा है प्रदूषण पर निबंध लिखना और चौथा है सुलेख का कार्य। तो प्रश्न नंबर 142 का कहानी पढ़कर सवाल देना वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं 143 की ओर। बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है। पहला है बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाएं, भाषा का आकलन बिल्कुल ना हो, मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो बहुभाषिक का अर्थ यही वाला होता है। डी ऑप्शन 143 का सही उत्तर होगा। चलते हैं 144 की ओर। 144 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, दूसरा है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, तीसरा है हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ाना, चौथा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखावट क्षमता का विकास करना। तो प्रश्न नंबर 144 का बी ऑप्शन सही होगा, विविध रूपों की जानकारी देना, यानी हिंदी भाषा के विविध रूपों की जानकारी देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है उनके अर्थ जानना, उनका क्रम याद रखना, तीसरा कहता है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना और चौथा है उनकी परिभाषा याद करना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? प्रश्न नंबर 145 का सी ऑप्शन है, उन संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। 146 की ओर चलते हैं। ये कहता है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है, दूसरा है हिंदी भाषा शिक्षण में जटिल समस्या है, तीसरा है हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, चौथा है हिंदी भाषा नीति की जटिल समस्या है। तो प्रश्न नंबर 146 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं 47 की ओर। 47 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को पहला है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, दूसरा है हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, दर्शाए गए सभी विकल्प, और डी कहता है हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। तो 147 का सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं 148 की ओर। कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, सी ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, और डी ऑप्शन है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 148 का बी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 149 की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। तो पहला है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, दूसरा है संचार माध्यमों का प्रयोग, तीसरा है अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, डी है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। प्रश्न नंबर 149 का ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। चलते हैं इस सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर
बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? पहला ऑप्शन है रचनाओं की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है बच्चों का स्तर और रुचि, तीसरा है सरल भाषा, चौथा है रचनाकार की प्रसिद्धि। तो प्रश्न नंबर 150 का बी वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा, बच्चों का स्तर और रुचि। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।